हम करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट क्लास और हेल्थ रोवन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और आज कुछ नए टॉपिक्स भी सीखेंगे, कुछ नए पॉइंट सीखेंगे हेल्थ रोवन के अंदर। तो आज हम लगभग इस टॉपिक को फिनिश कर देंगे जो इंसेंटिव प्लान का टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंटर रिमेंबर लिखवा रही हूँ। पॉइंटर रिमेंबर लिखना शुरू करिए। लेट्स राइट डाउन सम पीटीआर्स। ओके, पॉइंट टू रिमेंबर। ओके, सो व्हाट आर द वेरियस पॉइंट्स दैट आई नीड टू टेल यू। हमें कौन कौन से पॉइंट्स करने हैं, पहले जरा उसकी बातें करते हैं और फिर शुरू करेंगे हम अपना आज के क्वेश्चंस। ओके, सबसे पहला पॉइंट है कि डीए, आप सबको पता है डीए क्या होता है, डियरनेस अलाउंस। सो डीए इज नॉट अ पार्ट ऑफ, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ hourly rate for any incentive plan, चाहे वो हेल्थ से हो, चाहे वे रोवन हो या कोई और इंसेंटिव प्लान हो। DA will not be a part of HR. HR मतलब hourly rate, right? So next आता है हमारे पास पॉइंट जो हमें बहुत ध्यान रखना है। If any unit is rejected, it is not considered as actual output. मान लीजिए एक एम्प्लॉय ने काम किया और उसे जो भी काम किया अल्टीमेटली क्या हुआ, वो सारा का सारा खराब हो गया, सारे के सारे यूनिट्स रिजेक्ट हो गए, उसके कोई भी काम, उसके जो आउटपुट था वो किसी को भी पसंद नहीं आया। तो जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट उसके आउटपुट को रिजेक्ट कर दिया, तो उसके बाद हम क्या मानेंगे, कितना आउटपुट हुआ। मान लीजिए उसने पूरा दिन लगा के 5 यूनिट बनाए, 5 में 5 के 5 रिजेक्ट हो गए, तो उसका आउटपुट 0 है आज। बट अगर सपोज करें 1 रिजेक्ट हुआ तो उसका एक्चुअल आउटपुट कितना माना जाएगा, 4 यूनिट्स माना जाएगा। दैट मीन्स खराब काम को हम काम नहीं मानेंगे, सही काम को ही काम मानेंगे। So if there is any unit rejected, then we will not be considering it as actual output. Got it? Okay. Number 3 point. Number 3 point is कि अगर कभी आपको बोला जाए पीस वेजेस मैंने आपको पहले बताया था, पीस वेजेस का मतलब होता है कि पर पीस के हिसाब से हम उसकी सैलरी देते हैं या उसका वेजेस देते हैं। तो इन पीस वेजेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स, मतलब कि एक्चुअल आउटपुट, इनटू रेट पर यूनिट। इज इट ओके? सो वेजेस क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट जितने हैं उनके ऊपर रेट पर यूनिट जो होगा। आपके साथ मान लीजिए टेलर है, टेलर को हमने बोला कि इस यूनिट की स्टिचिंग कितनी लोगे, उसने कहा जी 100 रुपी पर पीस। ओके, कितने यूनिट्स बनाए उसके हिसाब से पर पीस मिल जाया करेगा। उसने 7 यूनिट्स बनाए तो उसको 700 रुपीज मिलेंगे, उसने 4 यूनिट बनाए तो 400 रुपीज मिलेंगे। तो सीधी सीधी बात है, कितना काम किया उसके हिसाब से उसको वेजेस मिलना है। बट सपोज करिए आपको ये रेट पर यूनिट या नंबर ऑफ एक्चुअल आउटपुट नहीं मालूम है क्वेश्चन में, तो इसका वेजेस जो हम निकालते हैं वो हम ST इंटू HR करके निकालते हैं। ST मतलब स्टैंडर्ड टाइम, जितना टाइम हमारे को एक्चुअली में अलाउ करना था, इंटू HR करके हम सोचेंगे कि हाँ जी ये बिल्कुल एफिशिएंटली काम किया होगा, उसके हिसाब से हम उसका आउटपुट का मतलब जो वेजेस है वो निकालेंगे। राइट। अगर सपोज करिए कि कोई पूछे कि जी एफिशिएंसी बताइए, मुझे लेबर की एफिशिएंसी बताइए, राइट, तो एफिशिएंसी 2 तरह से निकल सकती है। नंबर 1 बेस्ड ऑन टाइम एंड नंबर 2 बेस्ड ऑन आउटपुट। या तो टाइम बेसिस पर या पीस बेसिस पर, हमें कोई एक बेसिस पर काम करना पड़ेगा, राइट, टाइम बेसिस पर या आउटपुट बेसिस पर। अगर टाइम बेसिस पे चलना है तो कैसे करेंगे, तो हमारा जो एफिशिएंसी है, अभी मैं याद करने का तरीका बताऊंगी, यहाँ पे रटने वाला कुछ भी नहीं है, राइट। अब बताओ अगर एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा, बताइए। अगर एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो इसका टाइम कम लगना चाहिए, है ना। अगर एफिशिएंसी ज्यादा तो टाइम कम, ऑब्वियसली। तो हमने क्या करना है, एक्चुअल टाइम को नीचे रख देना है, क्योंकि एफिशिएंसी टाइम से उल्टा है। मतलब कि एफिशिएंसी ज्यादा तो टाइम क्या लगना चाहिए, कम लगना चाहिए। और फिर न्यूमरेटर में हम रखेंगे स्टैंडर्ड टाइम। ओके। और अगर बेस्ड ऑन आउटपुट होगी तो क्या होगा, अगर किसी की एफिशिएंसी ज्यादा है तो आप ही बताइए कि क्या होना चाहिए, उसका आउटपुट ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए। अगर एफिशिएंसी ज्यादा है तो फिर हमारा आउटपुट ज्यादा होना चाहिए।
तो हमने किया एक्चुअल आउटपुट न्यूमरेटर में लिया और स्टैंडर्ड आउटपुट नीचे ले लिया। अगर कहीं पे भी, आज नहीं पूरी कॉस्टिंग में, अगर आपको एफिशिएंसी निकालने को आ रही है और आउटपुट बेसिस पर है, तो बड़ा सीधा है कि अगर एफिशिएंसी ज्यादा है तो आउटपुट ज्यादा होना चाहिए। बहुत सिंपल बात है। अगर आप बहुत एफिशिएंट है तो आपका आउटपुट बहुत ज्यादा होना चाहिए और टाइम कम लगना चाहिए, तो आउटपुट ज्यादा और टाइम कम। इस तरह से अगर हम करते हैं तो हम बहुत आसानी से काम कर पाएंगे, राइट? सो दिस इज एफिशिएंसी। नाउ नेक्स्ट, हमारे पास नेक्स्ट क्या पॉइंट दे रहे हैं? देखो, एक चीज और समझा रही हूँ मैं आपको। वो ये बता रही हूँ कि सपोज करिए कि कभी आपको किसी चीज को कंपेयर करने को कहा जाए, तो हम कंपैरिजन के टाइम पर दो काम कर सकते हैं। या तो हम क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड टाइम के बेसिस पर करते हैं, या फिर स्टैंडर्ड आउटपुट के बेसिस पे करते हैं। जब भी कंपैरिजन होता है किसी भी चीज का, वो स्टैंडर्ड टाइम स्टैंडर्ड आउटपुट के बेसिस पे होता है। आपको बात समझ में आ रही है, राइट? तो या तो मैं टाइम को कंपेयर करूंगी या मैं आउटपुट को कंपेयर करूंगी। अगर सपोज करिए स्टैंडर्ड टाइम की बात करते हैं, तो व्हाट इज स्टैंडर्ड टाइम? दिस इज टाइम अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट। मतलब यहां पर एक्चुअल आउटपुट को कांस्टेंट कर दिया। मतलब कि ये जो एक्चुअल आउटपुट है ये तो कांस्टेंट हो गया, और मैं टाइम में कह रही हूं कितना लगना चाहिए, और दूसरा हमने देखा कितना लगा। कितना लगना चाहिए और कितना लगा। मेरा एक्चुअली में आउटपुट था कितना, उसमें लगना कितना चाहिए था, टाइम कितना लगना चाहिए था। मैं टाइम के बेसिस पे काम कर रही हूँ। टाइम कितना लगना चाहिए था, टाइम कितना लगा। दिस इज माई स्टैंडर्ड टाइम, दिस इज माई एक्चुअल टाइम। बट जब भी कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पर मैंने आउटपुट को कांस्टेंट कर दिया है। मगर जब मेरे को आउटपुट बेसिस पे कंपेयर करना हो तो मेरे को टाइम कांस्टेंट करना पड़ेगा। दैट मींस स्टैंडर्ड आउटपुट को हम क्या बोलेंगे? आउटपुट मेड इन एक्चुअल टाइम। मतलब मैंने आपको 2 घंटे दिए, एक्चुअल टाइम 2 घंटा आपने काम किया। अब उस 2 घंटे में कितना आउटपुट बनना चाहिए था और कितना आउटपुट आपने बनाया, कितना आउटपुट बनना चाहिए था, कितना आउटपुट बनाया। जब आप दोनों कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने क्या कहा है। मींस कि यहाँ पर हमने एक्चुअल टाइम को कांस्टेंट कर दिया, टाइम को मैंने रोक लिया कि भाई 2 घंटे का देखना है या 8 घंटे का आउटपुट देखना है, जितने भी टाइम का देखना है उस टाइम को देखा, और उसमें देखा कितना बनना चाहिए था, कितना आउटपुट होना चाहिए था, और कितना आउटपुट बना, कितना आउटपुट बना। That means this is my, if you see, then this is my standard output and this is my actual output. बहुत सिंपल सी बात है। अगर आउटपुट पैरामीटर्स के ऊपर आप कंपैरिजन करेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि टाइम को कांस्टेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर दोनों चीजें चलेंगी तो मैं कभी कंपेयर नहीं कर सकती, राइट ना? जैसे सपोज करिए कि मुझे आउटपुट देखना है। आपने सपोज करिए मैं आपको आज कॉस्टिंग का होमवर्क दे रही हूँ और कॉस्टिंग का होमवर्क दिया और मैंने कहा कि चलो ठीक है, एक काम करते हैं कि आप आउटपुट बेसिस पे काम करते हैं कि देखिए ये आपको मैंने 10 क्वेश्चन दिए, आप बताइए कितना टाइम आपका लगा। और मैं देखूंगी 10 क्वेश्चन में आपको, सपोज हर क्वेश्चन पे आपको 15 मिनट्स लगने चाहिए, तो 10 क्वेश्चन आप कितनी देर में हो जाने चाहिए? 15 मिनट्स इंटू 10, मतलब कि 150 मिनट्स। और 150 मिनट्स कितना हुआ? 150 मिनट्स हो गया 2.5 घंटा, राइट? सो 150 मिनट्स के हिसाब से मैंने काम किया। आपने कितना लगाया? आप बोलते मैम मुझसे 3 घंटा लग गया, तो इसका मतलब अभी तो आपकी एफिशिएंसी ठीक नहीं है। और आप बोलते मैम मैंने 2 घंटे में कर डाला, मीन्स आपकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चंस को कांस्टेंट कर दिया था। बट अगर मेरे को सपोज आउटपुट देखना है तो क्या करूंगी? मैं टाइम कांस्टेंट कर दूंगी। चलो बेटा यहाँ पे बैठ जाओ मेरे साथ, अभी आपके पास आपको 4 घंटे दिए जाते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस, देखते कितने क्वेश्चन करके लाते हो। अब एक बच्चा 4 घंटे के टाइम में सिर्फ 8 क्वेश्चन कर पाया और दूसरा बच्चा 4 घंटे क्वेश्चन में सपोज 12 क्वेश्चन कर लेता है। सो ऑब्वियसली देयर आउटपुट, देयर एफिशिएंसी इज डिफरेंट। सो एफिशिएंसी कंपेयर करने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप आउटपुट बेसिस पे सोच रहे हैं तो टाइम को कांस्टेंट करना पड़ेगा, और टाइम बेसिस पे सोच रहे हैं तो आउटपुट को कांस्टेंट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? राइट। सो मेरे साथ साथ आपने पीटीआर लिखे होंगे, अगर नहीं लिखे तो अब नोट डाउन कर लीजिए। दिस वाज द फर्स्ट 3 पॉइंट्स। यू कैन पॉज एंड यू कैन राइट डाउन, राइट? और इसके अलावा फिर आपने 2 पॉइंट्स एफिशिएंसी के सीखे। पहला पॉइंट देख लेते हैं।
और उसके बाद ही नेक्स्ट पॉइंट, राइट। अब मैं आप लोगों को एक और से सिखाने जा रही हूँ, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ, दिस इज माय सिक्स्थ पॉइंट, कॉन्सेप्ट ऑफ अलाउंस टाइम। ये अलाउंस टाइम क्या होता है जी? ओके, सो व्हाट इज अलाउंस टाइम? एक्चुअली बात समझने की कोशिश करिए। अगर मैं सपोज करिए टाइम निकालती हूँ, भाई ये आपका एक्चुअल आउटपुट है, एंड व्हाट इज द टाइम अलाउड पर आउटपुट, व्हाट इज द टाइम अलाउड पर यूनिट, तो इससे आपका आ जाएगा स्टैंडर्ड टाइम। बट एक बात बताओ, सपोज मैं कहती हूँ 100 यूनिट्स बनाने और हर यूनिट को हाफ एन आवर लगता है और ये 50 आवर्स आए, तो क्या 50 आवर्स लगातार काम कर सकते हो? नहीं कर सकते मैम। अच्छा चलो मैं एक दिन की बात भी कर लेती हूँ। मैं सपोज करो 20 यूनिट्स की बात करती हूँ और 20 यूनिट्स को अगर हाफ एन आवर लगता है और मैं बोलती हूँ जी 10 आवर्स लगेंगे आपको, तो क्या आप 10 घंटे लगातार काम कर सकते हैं? नहीं मैम, लंच ब्रेक भी जाना होगा, वॉशरूम भी जाना है, पानी की प्यास भी लगती है, अरे उसको भी तो देखोगे। हाँ बिल्कुल देखूंगी मैं। और इस चीज को, जो हमें छोटे छोटे ब्रेक्स चाहिए होते हैं, इनको हम कहते हैं अलाउंस टाइम। सो व्हाट इज अलाउंस टाइम? ये जो आपके पास टाइम आया, ये आया नॉर्मल टाइम। क्या कहते हैं बेटा इसको? इसको कहते हैं नॉर्मल टाइम। और इसके अंदर जब हम इनको अलाउंस टाइम ऐड कर देते हैं, अलाउंस टाइम क्या होता है? टाइम फॉर फटीग, टाइम फॉर small lunch, water, going to washroom, something of this sort, then we call it as standard time, right? जब भी किसी क्वेश्चन में अलाउंस टाइम आपको अलग से ना दे रखा हो, तो हम हमेशा ये मानेंगे कि ऑलरेडी अलाउंस टाइम इंक्लूडेड है, राइट? मगर अगर सपोज करिए आपको अलाउंस टाइम दे रखा है, तो अगर आपको अलाउंस टाइम दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आप उसको अलग से ऐड करेंगे, फिर आप उसको छोड़ेंगे नहीं। मीन्स अब आप यहाँ पे लिखिए जरा मेरे साथ, that labor cannot work continuously for a very long time. Full stop. They need time for fatigue, water break, washroom break, etc. राइट? बीच बीच में उनको वॉशरूम जाना पड़ रहा है, बीच बीच में पानी पीना पड़ रहा है, उस सब के लिए टाइम चाहिए होता है। दिस इज कॉल्ड एज अलाउंस टाइम। अब ये बात लिखने के बाद एक बात और स्टार डाल के लिखेंगे, इफ क्वेश्चन डू नॉट स्पेसिफाई allowance time, then we assume that allowance time is already included in the standard time. So this is already included in the standard time, right? So जब भी आपको क्वेश्चन में ना दिया जाए, तो आपको क्या मान के चलना है कि that it is already included, ये इसके अंदर already include हो जाएगा। वेरी क्लियर? यस जी। तो अब हम इन सारी चीजों को समझ गए हैं। अब हमने क्या करना है, इनके बेसिस करके हमें कुछ क्वेश्चंस और ट्राई करने हैं। सो लेट्स सी किसमें क्वेश्चन में यूज आता है, किसमें नहीं आता। आई एम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना शुरू करते हैं। आर यू विद मी? यस मैम। चलिए, John has a factory with 20 workers. He need to improve productivity to cope up with the higher demand. हमारे जॉन की फैक्ट्री में 20 वर्कर्स थे और क्या हो रहा था कि डिमांड बढ़ रही थी, और डिमांड बढ़ने की वजह से उसको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी ना बढ़ाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा। उसको अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना था। फिर व्हाट इज इट? हायर डिमांड, मार्केट कॉम्पिटिशंस एंड वर्कर्स डिमांड फॉर हायर वेजेस। 3 प्रॉब्लम्स आई हुई है। एक तो डिमांड हाई है, ऊपर से मार्केट कॉम्पिटिशन भी हाई है, इसका मतलब हम अपनी कॉस्ट बढ़ा नहीं सकते हैं। और वर्कर्स डिमांड फॉर हायर वेजेस, वर्कर भी ज्यादा डिमांड कर रहे हैं कि हमारे को ज्यादा पैसा चाहिए। With these 3 objectives in mind, he is planning to introduce either healthy plan with 50% bonus or with Rowan plan. Demand for the product is expected to go up by 30%. Demand for the product
जो आपकी डिमांड बढ़ रही है वो 30% इंक्रीज होने वाली है. And the worker expect a minimum increase in earning of 20% over the prevailing rate as an incentive to produce 30% more. As a result of this assurance, worker produced 30% more. अब हमने उनको कहा कि तुम्हारी जो अर्निंग है हम 20% बढ़ा देंगे, मगर एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, आपको अपनी आउटपुट भी बढ़ानी पड़ेगी. और कितनी आउटपुट बढ़ानी है? 30% से ज्यादा बढ़ानी है. फिगर्स फॉर द करंट मंथ आर एज फॉलोज. हमारे को गारंटीड आर्ली रेट दिया 15 रुपीज. दिस इज HR. देन एवरेज टाइम टेकन फॉर प्रोड्यूसिंग वन पीस बाय वन वर्कर at previous performance level which can be taken as time allowed is 1.5 hour. आपको बताया गया कि average time taken for producing one piece is 1.5 hours. The number of working day in a month is 25. The working hours per day per worker is 9. Actual production during the current month is 3900 units. Okay, अब आज के हिसाब से इन्होंने 3900 यूनिट्स बनाए हैं. हमें बताना है कि इनका कैलकुलेट द इफेक्टिव आर्ली अर्निंग पर वर्कर अंडर हेल्सी एंड रोमन. दोनों के हिसाब से हमारे को आर्ली रेट बताना है. अब मेरे को पुराना प्रोडक्शन तो बताया नहीं है. मुझे पता है कि मैंने सोचा लेट ओल्ड प्रोडक्शन इज X. अब इंक्रीज आया. इंक्रीज कितना है? उन्होंने कहा था डिमांड इज इंक्रीजिंग बाय 30% और उन्होंने अपना आउटपुट भी अपना बढ़ाया है. सो दैट मीन्स द न्यू प्रोडक्शन इज 1.3x. Okay, so this 1.30x जो है ये 3900 यूनिट्स है. तो बताओ x कितना होगा? This is 3000 units. How many units? This is 3000 units. तो 3000 यूनिट्स हमारा x बन गया. ये क्या है? हमारा ओल्ड प्रोडक्शन. 30% इंक्रीज आया, दैट मीन 900 यूनिट्स का इंक्रीज आया. अब हमारा बन गया 3900 यूनिट्स. डन. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन with further thing. Okay, उन्होंने कहा that हमारे को अभी क्या क्या चीजें मालूम है. आर्ली रेट मालूम है हमारे को. आर्ली रेट इज गिवन टू बी ₹15. ओके, एंड टाइम टेकन कितना बताया हुआ है आपको? उन्होंने बताया था एवरेज टाइम टेकन फॉर प्रोड्यूसिंग वन पीस बाय वन वर्कर एट प्रीवियस परफॉर्मेंस लेवल कैन बी टेकन एज टाइम अलाउड. जो पिछले बार काम कर रहे थे लोग, वो स्टैंडर्ड टाइम निकालने काम आएगा. और वो कितना था? 1.5 आवर्स. सो दैट मीन्स 3000 यूनिट्स बना रहे थे और 1.5 आवर्स का मतलब हुआ इनका जो स्टैंडर्ड टाइम आया वो ओल्ड वाला. ओल्ड स्टैंडर्ड टाइम वाज 4500. बट व्हाट इज द न्यू स्टैंडर्ड टाइम? जो नया आउटपुट के लिए बनना चाहिए था वो 3900 into 1.5 आना चाहिए था. एंड दिस इज इक्वल टू 5850 आवर्स. मुझे पुराने वाले स्टैंडर्ड टाइम में कुछ करना नहीं है तो मैं इसको हटा देती हूँ, क्योंकि मुझे पुराने वाले नहीं नए सर्कमस्टांसेस में काम करना है. एंड द न्यू स्टैंडर्ड टाइम इज 5850. अभी देख रहे हैं कितना टाइम एक्चुअली में लगाया. व्हाट इज द टाइम टेकन? हाउ मेनी एम्प्लॉइज आर देयर? देयर आर 20 वर्कर्स. कितने दिन काम किया उन्होंने? 25 डेज काम किया. और एक दिन में कितने घंटे काम किया? एक दिन में 9 घंटे काम किया. तो बताओ कितना हुआ? ये आया जी 4500. दिस इज द टाइम टेकन. सो आर्ली रेट मालूम है, स्टैंडर्ड टाइम मालूम है, टाइम टेकन मालूम है. हमारे पास सारे पैरामीटर्स आ गए. टाइम सेव्ड भी निकाल लेती हूँ. टाइम सेव्ड इज इक्वल टू स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन एंड दिस इज इक्वल टू 1350 आवर्स. कितना आया बेटा? दिस इज इक्वल टू 1350 आवर्स. ओके, सो ये सब आ गया हमारे पास. अब मुझे क्या करना है? अब मुझे हेल्थ से रोवन के हिसाब से काम करना है. तो चलिए मैं हेल्थ से रोवन के हिसाब से काम करना शुरू करती हूँ. आर यू रेडी? यस मैम. ओके, सो आई एम रेडी विद द टू थिंग्स. इसको 30% आउटपुट में राइज चाहिए था, वो तो देखो इसने अचीव करा लिया है, राइट? So this is Halsey plan and this is Rowan plan. Okay, let us start with these two. Okay, so what is wages? Halsey में wages है हमारी TT into HR plus 50%
of time saved into hourly rate. What is Rowan plan? Rowan plan is TT into HR plus TT into HR into TS upon ST. Okay, let's put the parameters now. This is equal to 4500 into 15 plus 50% of 1350 into 15. Is it okay? Yes, ma'am. चलो बच्चे इधर आते हैं. Rowan plan 4500 into 15 plus 4500 into 15 into ये मैं नीचे लिख लेती हूँ, थोड़ा सा खिंचपिच हो रहा है. Okay, let's start. मैं थोड़ा सा नीचे लिख लेती हूँ. So this is 4500 into 15 plus 4500 into 15 into 1350 upon 5850. What is the wages? दोनों के अंदर wages कितनी आ रही है? So इसके अंदर wages आ रही है हेल्थ के अंदर 77625 और रोवन के अंदर कितनी आ रही है? This is 83077. ये मेरी कैलकुलेशन आ गई. Right, this is the wages that we have calculated. अब हमारे को निकालना क्या क्या है? सबसे पहले तो बोला उसे कैलकुलेट इफेक्टिव आर्ली अर्निंग पर वर्कर अंडर हेल्सियन रोवर. सो व्हाट इज द आर्ली अर्निंग? ये बताना है कि इनकी पर आवर की अर्निंग कितना घंटा काम किया इन्होंने? 4500. तो इसका मतलब यहाँ पर 77625 उसने 4500 आवर्स में कमाया और अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 17.25%. ओके, और अगर रोवन प्लान आएगा तो क्या होगा? तो ये होगा 83077 अपॉन 4500. इट इज इक्वल टू 18.46%. आ गया अर्ली अर्निंग? यस मैम, अर्ली अर्निंग आ गया जी. सो माय अर्ली अर्निंग इज रेडी. राइट, अब आगे चलते हैं. हमारी अर्ली अर्निंग के अलावा क्या पूछा? कैलकुलेट सेविंग टू जॉन इन डायरेक्ट वेज कॉस्ट पर पीस ऑफ प्रोडक्शन अंडर ईच ऑफ द टू स्कीम्स. सो मेरे को एक बात बताओ, व्हाट इज द लेबर कॉस्ट पर यूनिट? उसको सेविंग निकालना, सेविंग नीचे निकाल लेंगे, बट मेरे को पहले तो ये बताओ कि क्या कॉस्ट पड़ रही है. ये हमारी लेबर देनी पड़ी है 3900 यूनिट्स पर. दैट मीन्स पर यूनिट इतना वेजेस में इतने यूनिट्स बने हैं. दैट मीन्स मेरा कितना आ रहा है? 19.9. और यहां पर 21.33. सो उन्होंने पूछा कैलकुलेट सेविंग टू जॉन इन डायरेक्ट वेज कॉस्ट पर पीस ऑफ प्रोडक्शन. तो एक बात बताओ, मैं जरा यहाँ पे निकाल के आ जाना चाहिए था कि पहले कितना पड़ रहा था. चलो पहले का बाद में करेंगे, उसके बाद वी विल फाइंड आउट व्हाट इज द सेविंग टू द जॉन. ओके, और क्या पूछा? विच ऑफ द टू स्कीम शुड जॉन सेलेक्ट कीपिंग इन व्यू his own benefit as well as the minimum wage guaranteed to the worker. वर्कर को उसने 20% इंक्रीज का प्रॉमिस किया था. तो मैं काम करती हूँ, मैं सबसे पहले परसेंटेज इंक्रीज निकालने का प्रयास करते हैं. कितना वेजेस में इंक्रीज आया? पहले कितना मिल रहा था? व्हाट इज द ओल्ड वेजेस? ओल्ड वेजेस वाज 4500 आवर्स वो लोग काम किया करते थे और 15 रुपीज का था. कोई इंसेंटिव नहीं था. दैट मीन 67,500 रुपीज का ओल्ड वेजेस था. अब मिल रहा है जी 77625 का. और अगर मैं देखूं तो कितना एम्प्लॉय को ज्यादा मिला, आपने माइनस कर दिया. और पुराने से कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं दिस इज कमिंग आउट टू बी 15% इंक्रीज. मगर हमने अपने एम्प्लॉय को 20% सैलरी हाइक की बात करी थी, तो ये तो भी नहीं होएगा. और 83077 माइनस 67,500 रोवन में ये वेजेस मिली है. पहले हम 67,500 दे रहे थे और 45 as compared to the last salary, the last amount was 67,500 and so what is the rise? This is 23.07. मैंने कैलकुलेशन सारी कर ली है. अब मैं अपना आंसर निकालना शुरू करती हूँ. देखो बेटा, जब भी इस तरह के मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जाए आंसर अलग से देना चाहिए. तो पहला पॉइंट आया था व्हाट इज द इफेक्टिव आर्ली रेट. कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जी हमने ऊपर निकाल दिया अपने आप देख लो. नहीं जी, अब हमारे को पहले रोवन में बताना, पहले हेल्थ में बताना था, हेल्थ प्लान में बताना है और फिर रोवन प्लान में बताना है. दो चीजें बतानी है ना.
आपके जब भी इस तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर मतलब मल्टीपल पॉइंट्स क्वेश्चन हो, आपको हमेशा कैलकुलेशंस अलग से निकाल के देनी है। इफेक्टिव आर्ली रेट मैंने ऊपर निकाला था, मेरी आर्ली रेट आर्ली अर्निंग, सॉरी ये परसेंटेज नहीं था, मैंने परसेंटेज क्यों लिख दिया, ये तो पर आवर निकला था ना हमारा, सॉरी वेरी सॉरी, पता नहीं कैसे परसेंटेज लिखा गया। इट इज 17.25 एंड दिस इज 18.46। दिस इज आर्ली अर्निंग, पर आवर की अर्निंग है, परसेंटेज नहीं है ये। ओके, सो हम बोलेंगे दिस इज रुपीज 17.25 पर आवर एंड दिस इज रुपीज 18.46 पर आवर। ये तो आ गई हमारी आर्ली अर्निंग्स, परसेंटेज में नहीं है, रुपीज पर आवर में है, वो गलती से लिखा गया। और उसके बाद नंबर 2 पे हमसे पूछा गया व्हाट इज द सेविंग टू जॉन, और सेविंग टू जॉन किसमें बताना है, सेविंग टू जॉन इन वेज कॉस्ट पर पीस, मतलब कि पर यूनिट। जॉन को सेविंग कितनी है पर यूनिट पर, हेल्से में भी और रोवन में भी। तो पहले देखते हैं कि उसकी ओल्ड कॉस्ट कितनी पड़ रही थी। उसकी ओल्ड वेजेस 67,500। व्हाट वाज द ओल्ड आउटपुट, ओल्ड आउटपुट वाज 3,000। सो व्हाट इज द कॉस्ट पर यूनिट, द कॉस्ट पर यूनिट वाज, बताओ जी, 20, ये तो चला गया 22.5। तो पहले जो कॉस्ट पर यूनिट थी वो थी 22.5, और अब कितनी है, पहले कॉस्ट थी 22.5, अब है 19.90। सेविंग हो रही है उसको, बिल्कुल हो रही है मैम, क्या बात कर रहे हो, राइट। दिस इज 2.60 पर यूनिट की सेविंग है। और यहाँ पे कितनी सेविंग है, उसकी पहले कॉस्ट है 22.5, अब है 21.33, और इसका मतलब अब हमारे पास कितना सेविंग हुआ, 1.17 पर यूनिट, राइट। सो दिस इज 1.17 पर यूनिट अगर वो रोवन लेता है तो। और वो पूछ रहे थर्ड में विच स्कीम शुड बी अडॉप्ट, शुड बी अडॉप्टेड, तो हम विच की जगह क्या लिखेंगे, कौन सी स्कीम, हम बोलेंगे रोवन स्कीम शुड बी अडॉप्टेड। वाई रोवन, हमने विच की जगह हटा के क्या लिखा, रोवन स्कीम शुड बी अडॉप्टेड। वाई सो, बिकॉज इट इज फुलफिलिंग the commitment to increase 20% wages। 20% wages को जो हमने इंक्रीज करने का कमिटमेंट किया था वो यहाँ पर आके पूरा हो रहा है ना। हाँ, तो इस तरह से हमने ये वाला पूरा क्वेश्चन कंप्लीट किया। अच्छा लगा ना क्वेश्चन, हाँ जी मैम बहुत अच्छा था। तो चलिए, आई थिंक आपने मेरे साथ साथ नोट डाउन किया है, मैं फिर भी एक बार सब चीजों को पॉज करके एक बार देखती हूँ। मैंने ओल्ड यूनिट का किया, यह पहला फर्स्ट फेज है, मैंने सारे अपने पैरामीटर्स निकाले थे, यू कैन पॉज एंड नोट डाउन। फिर मैंने अपना एक कंपैरेटिव टेबल बना करके सारी चीजें निकाली है हेल्सर ओवन के अंदर, पॉज एंड नोट डाउन। ये इंक्रीज निकल आया, ओल्ड वेजेस को भी मैंने निकाल लिया ताकि मैं कंपेयर कर सकूं, एंड लास्ट में हमारा आंसर, राइट। स्पेसिफिकली अलग से आंसर दिया है, यू कैन पॉज एंड नोट डाउन। Okay, now which question is to be done? Let's do our question number 8. This is our question number 8. अब हम पढ़ना शुरू करते हैं 8th क्वेश्चन को। A worker whose day work wages is 2.5 per hour received production bonus under Rowan scheme. उसका क्वेश्चन नंबर 8 में कह रखा था कि उसका जो आर्ली रेट है वो है 2.5 पर आवर। और क्या कह रखा है, has received production bonus under Rowan scheme. He carried out the following work in 48 hours week. 48 hours week में उसने काम किया, इसका मतलब टीटी उसका 48 hours है। ओके, दिस इज 48 hours। बट उसने इस वीक में काम कितना किया,
हमें निकालना क्या है, मतलब जॉब 1 पे भी काम किया, जॉब 2 पे भी काम किया, जॉब 3 पे भी काम किया, और जॉब 3 के अंदर भी कुछ कुछ कह रखा है, जॉब नंबर 5 पे भी काम किया है। एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद हम करना शुरू करेंगे। जॉब नंबर 1 में उसने 1500 आइटम्स बनाए एट 4 आवर्स पर 1000। मीन्स कि मैं स्टैंडर्ड टाइम निकालने की कोशिश करूं, स्टैंडर्ड टाइम इज अ टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट, राइट? सो मेरा यहाँ पर व्हाट वाज द स्टैंडर्ड जॉब नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, तो जॉब नंबर 1 में 4 घंटे में 1000 यूनिट बनता था। इस बंदे ने 1500 यूनिट बनाया है, दैट मीन्स इसको 6 घंटा लगना चाहिए था। जॉब नंबर 2 में 3 आवर्स 1000 यूनिट्स पे लगता है, तो बताओ 1800 पे कितना लगना चाहिए? दिस कम्स आउट टू बी 5.4, राइट? फिर जॉब नंबर 3 उसने बोला 6 आवर्स फॉर 1000, तो 9000 पे कितना लगेगा? इट कम्स आउट टू बी 54 आवर्स। नाउ क्वेश्चन जॉब नंबर 4 में कहता है कि 1500 आइटम्स बनाए हैं, 1500 आइटम्स फॉर विच नो स्टैंडर्ड टाइम वाज फिक्स्ड and it was arranged that the worker would be paid a bonus of 25%. Actual time on the job was 4 hours. So वो बोल रहे हैं कि जॉब नंबर 4 में उसे 4 घंटे लगाए, उसे बनाए तो 1500 यूनिट से, और उसके लिए कोई स्टैंडर्ड टाइम नहीं था। हमने उसको कहा था कि आपको 25% बोनस मिलेगा ही मिलेगा इसमें। तो बड़ा सीधी सी बात है, अगर मैं जो उसने टाइम लगाया उसमें 25% ऐड कर दूं, तो अपने आप उसको उसके हिसाब से बोनस मिल जाएगा। वेरी सिंपल। क्योंकि अगर मैं स्टैंडर्ड टाइम 25% बढ़ा देती हूँ, मतलब उसका जो टाइम उसने लगाया उसमें 25% ऐड कर देती, तो उसका स्टैंडर्ड टाइम आ जाएगा। और स्टैंडर्ड टाइम आ जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको अपने आप उसके हिसाब से प्रोपोर्शन में 25% बोनस तो मिल ही जाएगा। करेक्ट ना? राइट। आगे चलते हैं। जॉब नंबर 5 में उसने बोला, जॉब नंबर 5 2000 आइटम्स इन 8 आवर्स पर 1000, 8 घंटे लगने चाहिए 1000 यूनिट पर। उसने 2000 यूनिट बनाए हैं, मगर सभी के सभी अभी 50% फिनिश्ड हैं। ये 2000 यूनिट्स फुली फिनिश्ड नहीं है, अभी भी काम चल रहा था। 50% फिनिश्ड है, इसका मतलब 8 आवर्स। बट नीचे एक बात और कह रखी थी जो मैंने पहले ध्यान दी थी, इसलिए मैंने उनको इनर पेस में रखा था कि जॉब नंबर 2 वाज कैरिड आउट ऑन अ मशीन रनिंग एट 90% एफिशिएंसी एंड एक्स्ट्रा अलाउंस ऑफ 1/9 वाज गिवन टू कॉम्पनसेट द वर्कर। वो बोल रहे हैं कि जो मशीन जॉब नंबर 2 थी उसकी मशीन थोड़ी खराब चल रही थी, और जब वो खराब चल रही थी तो वर्कर को हमने कहा था कि ठीक है तुम इससे काम तो करो, हम तुम्हारा जो टाइम है वो 1/9 से बढ़ा देंगे। दैट मीन्स जॉब नंबर 2 में हमें 1/9 ऑफ 5.4 इंक्रीज करना है, और ये हो जाएगा 6 आवर्स। ओके। और जॉब नंबर 3 के बारे में तो कुछ नहीं कह रखा, इसको बाहर ही ले जाते हैं। फिर जॉब नंबर 3 के बारे में कुछ नहीं है, दिस इज 54 आवर्स। अब क्या बोला? बोलते हैं 4 आवर्स वर लॉस्ट ड्यू टू पावर कट। बोलते हैं कि जो एक्चुअल टाइम इस बंदे ने काम किया वो 48 आवर नहीं था, इसमें भी 4 घंटे तो लाइट चली गई थी। इसका मतलब उसने सारा का सारा काम सिर्फ 44 आवर में कर डाला। 4 घंटे तो लाइट चली गई, और जब लाइट गई है तो उसका काम नहीं हुआ, क्योंकि वो तो मशीनों पे काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो टाइम है टेकन है वो 48 आवर नहीं है, 44 आवर है। और उसका स्टैंडर्ड टाइम कितना आया? टोटल ऐड करो तो 6 + 6 + 54 दैट 66 + 5 + 8 is equal to 79 hours. How many hours? This is 79 hours. Okay. Yes भाई। अब मेरे को रोवन वेजेस पे करना है। रोवन वेजेस में मैंने क्या किया? टीटी इंटू HR प्लस टीटी इंटू HR इंटू TS अपॉन ST निकाला मैंने। व्हाट इज द टीटी? 44 इंटू 2.5 प्लस 44 इंटू 2.5 इंटू 79 में से 79 आवर का काम इस बंदे ने 44 आवर्स में कर डाला। सो इसका मतलब इसका जो वेजेस आएगा वो आएगा 110 प्लस, अगर यहां हम करें तो आया 49
दैट इज 159। ये तो है रोमन वेजेस, मगर एक बात और भी है। वो बात ये है कि जो 4 घंटे लाइट गई थी उस बेचारे का कसूर था क्या? नहीं। इस 4 घंटे की वजह से हमारा उस बेचारे का बहुत सारा नुकसान हुआ। कम से कम उसको मिनिमम वेज तो मिलना चाहिए। अगर वो 4 घंटे काम इतना एफिशिएंट वर्क कर रहा है, 79 आवर काम 44 में कहते हैं एफिशिएंट ना भी हो, तो भी अगर लाइट गई है उसमें वर्क का कसूर तो नहीं है ना। तो जब वर्क का कसूर नहीं है तो एज अ रिजल्ट अभी हमारे को वेजेस फॉर पावर कट, जिस टाइम पे लाइट गया था उस टाइम पे ठीक है हम उसको इंसेंटिव नहीं दे रहे हैं, बट हम उसको मिनिमम वेज तो देंगे, राइट? सो उसके जो उसके नॉर्मल आवर थे, सो उसका टोटल वेजेस बनेगा ₹169। सो जो 4 घंटे लाइट गई है उस बेचारे बंदे को काम करने को मिली, इतना एफिशिएंट वर्क कर रहे हैं कि देखो कितनी जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। देखो यहाँ पे जॉब नंबर 1 जिसमें 4 घंटे में 1000 यूनिट बनने चाहिए वो 1500 यूनिट बना के आ गया। जॉब नंबर 2 मशीन खराब भी है तब भी वो ज्यादा आउटपुट बना रहा है, और जॉब नंबर 3 की तो हद ही हो गई, 6 घंटे में 1000 यूनिट बनने चाहिए थे और ये बंदा 9000 यूनिट बना के आ गया है। सो एज अ रिजल्ट उसका स्टैंड टाइम तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है, और हमारे उसको टाइम सेव्ड पर उसको एक्स्ट्रा बोनस भी मिलना चाहिए। मगर जो लाइट गई थी उस लाइट के आवर्स में हम उसको रोवन के लिए कंसिडर तो नहीं कर सकते, उसको इंसेंटिव के लिए कंसिडर तो नहीं कर सकते, बट हाँ उसको मिनिमम वेजेस तो जरूर मिलेगा। करेक्ट? यस मैम। सो डू यू अंडरस्टैंड हाउ टू हैंडल दिस थिंग? यस मैम, बिल्कुल समझ में आ गया जी। अभी मुझे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करने की तैयारी करनी है, और जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है वो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ही उठा लेते हैं जी। एंड दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर, दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 8 एंड नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 9। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9 को क्या कह रहा है? अरे ये क्वेश्चन तो हमारे को स्टैंडर्ड टाइम की बातें करता है। सो दिस इज 9th क्वेश्चन। इट्स अ छोटा सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। अ फर्म कैरिड आउट वर्क मेजरमेंट स्टडी फॉर 10 आवर्स। एक फर्म ने लोगों को काम कराया, 10 घंटे का वर्क मेजरमेंट स्टडी हुआ, एंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वर जनरेटेड। यूनिट प्रोड्यूस 350, आइडल टाइम 15%, परफॉर्मेंस रेटिंग 120%, अलाउंस टाइम 10% ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम, एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द टास्क। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज इट। हमें बताया गया, आपको सबको याद है ना अलाउंस टाइम का कॉन्सेप्ट? यस मैम। तो चलिए आइए पढ़ते हैं इसको। उसने बताया यूनिट प्रोड्यूस्ड, एक्चुअल टाइम कितना था पहले तो ये देखें, निकालना क्या है स्टैंडर्ड टाइम फॉर द टास्क। ठीक है, तो पहले एक्चुअल टाइम से शुरू करते हैं। एक्चुअल टाइम कितना जी? 10 घंटा। मैं मिनट्स में कैलकुलेट कर लेती हूँ, 600 मिनट्स, राइट? आवर्स में तो पॉइंट पॉइंट से रहते, तो बेटर मैं पहले मिनट्स में कैलकुलेट कर लेती, फिर बाद में दोबारा आवर्स में कर लेंगे। अब इसमें से जो टाइम था कुछ टाइम तो खराब हो गया था, एक्चुअल टाइम से स्टैंडर्ड टाइम पे जाना है। तो आप सबको पता है एक्चुअल टाइम में हमारा कुछ ऐसा टाइम भी होता है जो खराब हो जाता है। उन्होंने बताया 15%, दैट मीन्स 90 मिनट्स हमारे खराब हो गए थे। इन खराब टाइम को मैं निकाल दूं तो जो प्रोडक्टिव टाइम है वो आता है 510 मिनट्स। कितना आया जी? 510 मिनट। ओके, हमारी एफिशिएंसी कितनी थी? एफिशिएंसी इज NT/80। एफिशिएंसी कितनी है? 120%। परफॉर्मेंस रेटिंग इज एफिशिएंसी, और ये 120% दी हुई है, और एक्चुअल टाइम मुझे दिया हुआ है, नॉर्मल टाइम मुझे पता नहीं है, और 510 आपका एक्चुअल टाइम है ऑब्वियसली आधी टाइम के बाद। सो व्हाट इज द नॉर्मल टाइम? दिस इज 510 into 120%, this comes out to be 612. This is normal time. What is the allowance time? आप सबको याद होगा नॉर्मल टाइम में अलाउंस टाइम ऐड करते हैं तो स्टैंडर्ड टाइम आता है, करेक्ट ना? ओके, सो मैंने अलाउंस टाइम ऐड किया, बट ये अलाउंस टाइम तो बड़ा ही बेवकूफ है, बोलता है कि जी मैं तो 10% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम हूँ, मुझे पता है इसको ऐड करने के बाद स्टैंडर्ड टाइम आएगा। मैंने कहा लेट स्टैंडर्ड टाइम बी x, दिस इज 10% ऑफ x, और यू कैन से 0.1 ऑफ x। सो मेरी इक्वेशन बनती है 612 प्लस 0.1x इज इक्वल टू x,
So x comes out to be 680. x कितना आया जी? 680. And what is 680 minutes? The standard time is 680 minutes. और अगर आवर्स में निकालना है, ऑब्वियसली आपका जो एक्चुअल टाइम है आवर्स में दिया हुआ है, तो स्टैंडर्ड टाइम को भी मुझे आवर्स में निकालना चाहिए. तो और यू कैन से 680 डिवाइड बाय 60, दिस इज इक्वल टू 11 आवर्स. 11 आवर्स मतलब 660. उसके बाद कितने बचेंगे? 20 मिनट्स. ओके, 11 आवर्स 20 मिनट्स. आप सबको टाइम पता है ना, एक घंटे में 100 मिनट नहीं होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, राइट? तो 680 डिवाइड बाय, अगर मैं करूँ तो पहले हमें समझ में आता है 660 जो है, और यू कैन से लाइक दिस, सिंपल डिवीजन करके दिखाऊं तो 680 से क्या करेंगे तो 11 आया, 660 हुआ और 60 हुआ तो बच गया 20, एंड दीज आर ऑब्वियसली मिनट्स, राइट? तो मैं इसको ये नहीं कह सकती इट इज 11.2 आवर्स. नो 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 नो, इट इज 11 hour 20 minutes. 20 minutes are remaining. You understand my point? Yes मैम. एक बार फिर से देखते हैं. हमें एक्चुअल टाइम गिवन है, उसमें से टाइम कुछ नुकसान हुआ था वो हटा दिया, तो प्रोडक्टिव टाइम आ गया. कितनी देर हमने काम किया, उस काम करने को हमने देखा कितनी एफिशिएंटली काम किया, उसके हिसाब से हमने अपने एफिशिएंसी का रेशियो लगाया. आप बोलोगे मैम एफिशिएंसी में स्टैंडर्ड टाइम होता था. हाँ बेटा, मगर अब की बार अलाउंस टाइम है, तो स्टैंडर्ड टाइम नहीं होगा, क्या होगा? नॉर्मल टाइम होगा. अगर यहाँ पे अलाउंस टाइम ना दिया होता तो मैं यहाँ पे नॉर्मल टाइम की जगह एसटी यूज करती. वेरी सिंपल. तो एफिशिएंसी मैंने लगाया फॉर्मूला, और उसकी वजह से मेरा नॉर्मल टाइम आ गया. एक तरह से नॉर्मल टाइम इज स्टैंडर्ड टाइम बट विदाउट अलाउंस टाइम, राइट? सो पहले मैंने नॉर्मल टाइम निकाला, फिर अलाउंस टाइम करके ऐड, फिर स्टैंडर्ड टाइम निकाल दिया. करेक्ट? यस मैम. तो चलिए आज ही हमने क्लास फिनिश करी है. आज हम लोगों ने क्या क्या काम किया? आज हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट रिमेम्बर पढ़े हैं. और हमने क्या किया? आज हम लोगों ने अलाउंस टाइम का कॉन्सेप्ट समझा, एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट समझा, और हमने देखा कि किस तरह से एफिशिएंसी हमारी उसके अंदर निकाली जाती है, या कभी कभी हम क्वेश्चंस में एफिशिएंसी का यूज करते हैं. आज दोनों क्वेश्चंस जो लास्ट के थे बड़े अच्छे थे. पहला वाला क्वेश्चन काफी थॉटफुल था सिंपल हेल्सेरोवन का जॉन वाला क्वेश्चन, मगर हाँ उसके अंदर कई सारा पैरामीटर्स आपने कैलकुलेट करना सीखा. और जो बाकी दोनों क्वेश्चन थे काफी थॉटफुल क्वेश्चंस थे. इन क्वेश्चंस को एक बार दोबारा प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, और इसके रिलेटेड जो आपका होमवर्क है वो आपने जरूर करने हैं, राइट? आपके पीछे होमवर्क में भी आपको ऐसे स्टैंडर्ड टाइम निकालने क्वेश्चंस हैं, तो वो सब आपने अभी प्रैक्टिस करने हैं, राइट? सो डू योर क्वेश्चंस फ्रॉम द होमवर्क ऑल्सो. सीक्वेंस में है सब चीजें, आपने प्रॉपरली होमवर्क करना है. एंड देन सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद फर्दर क्वेश्चंस. अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक क्लास और लगेगा हेल्सेरोवन को पूरा वाइंड अप करने में, क्योंकि अभी मेरे को थोड़ा सा पीस वेज के साथ कंपेयर करना और सिखाना है. सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड विल डू द रेस्ट ऑफ द वर्क. ओके?